Hello everyone and welcome back to my channel. I am Tanushree त्यागी और आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। राइट, रिसोर्सेज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक वाटर, राइट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, रॉक्स। ये जो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ये हमारी हेल्प कर रही है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, तब हम इन्हें रिसोर्सेज कह देते हैं। राइट, योर कार, योर हाउस, दीज आर योर रिसोर्सेज। इवन ह्यूमन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के साथ जोड़ेंगे। यानी हाँ, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, राइट, प्रोग्रेस। तो जब हम अपने रिसोर्सेज को एकदम डेवलप कर लेते हैं, जब हम अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं, उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हम हमारी रिसोर्सेज का, तो ऑफकोर्स हमारा डेवलपमेंट अच्छा ही होता है। राइट, तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। तो what is a resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resource. It should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Only then it can be termed as a resource. Example, mineral, forest, fossil fuels, etc. तो यहाँ हमें रिसोर्स की एकदम 10th ग्रेड वाली डेफिनेशन दी गई है। हमें पता है कि रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है फॉरेस्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाटर, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स, दीज आर आर रिसोर्सेज। ठीक है, बट ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। रिसोर्सेज का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये जो 3-4 बड़े बड़े शब्द हैं यहाँ, इनका मतलब समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है हम एक चीज़ को, एक थिंग को रिसोर्स तभी कह सकते हैं जब हमारे पास उस रिसोर्स को पाने के लिए टेक्नोलॉजी हो। हम उस रिसोर्स को एक्सेस कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। राइट, हम फॉसिल फ्यूल्स या मिनरल्स को कैसे निकाल लेते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज़। और अगर ह्यूमन बींग्स के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो वो इन रिसोर्स को एक्सेस यानी ले ही नहीं पाएंगे। तो रिसोर्सेज हम उन्हें ही कह सकते हैं जिन्हें हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकें। तो हमारे रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हमें ये बताया है, लेट्स टेक, अगर हम उस रिसोर्स को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट हो जाता है इस रिसोर्स को पाने के लिए, बट जब हमें वो रिसोर्स मिलती है तो वो रिसोर्स हमारी इतनी काम की ही नहीं है, या उससे हमें इन रिटर्न उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या वो हमारी नीड्स को इतने अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो वो रिसोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उसको निकालने में, हमें उसको ऑब्टेन करने में, उस रिसोर्स को लेने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, पर वो हमें इन रिटर्न उतना कुछ दे ही नहीं पा रही, तो वो रिसोर्स नहीं हो सकती। तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, यानी जितना पैसा हमने उस रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए लगाया है उतना ही पैसा हमें उससे वापस मिलना चाहिए, या हमारी नीड्स भी एकदम अच्छे से सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। ओके, अब बात आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चर हमारे ट्रेडिशंस, और एक्सेप्टेबल में यानी एक्सेप्ट करना। तो यहाँ ये बताया है कि लेट्स टेक, अगर आपकी एक रिसोर्स है, कोई फॉसिल फ्यूल्स है, कुछ मिनरल्स हैं जो किसी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, और उस मिट्टी पर, राइट, उस सॉइल के ऊपर एक बड़ा सा, लेट्स टेक, कोई एक टेम्पल बना हुआ है, तो डू यू थिंक अब उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें उस टेम्पल को हटाना पड़ेगा? तो डू यू थिंक कि ये कल्चर के
खिलाफ नहीं है, ऑफ कोर्स ये कल्चर के खिलाफ है, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने टेम्पल्स को ऐसे हटा नहीं सकते। तो ये हमारे जो ह्यूमन है वो इस बात से एग्री करेंगे कि हमें वो मिनरल्स, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए जो हमारी इस टेम्पल के नीचे हैं। तो डू यू थिंक दैट कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स? बिकॉज ह्यूमन विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी हम जो रिसोर्स निकालें वो ह्यूमन मैनकाइंड के तरफ होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अब अगर उसके ऊपर टेम्पल है तो डू यू थिंक कि कोई उस टेम्पल को हटाने देगा और हमें रिसोर्स एक्सेस करने देगा? नो, नेवर। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी रिसोर्सेज के लिए। तो रिसोर्स क्या होती है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स, बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी हम उसको टेक्नोलॉजी हो हमारे पास उस रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए। इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी हमने जितना उसमें मनी इन्वेस्ट किया है उतनी ही इन रिटर्न हमें उससे बेनिफिट्स मिले, राइट। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी वो ह्यूमन काइंड के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए वो रिसोर्स, वो ह्यूमन का भला करने के लिए यूज होनी चाहिए। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब समझ आ गया? परफेक्ट। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक रिसोर्स के पास हो रही हैं, यानी वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी हमारे पास उस रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी है, ओके। हम वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, यानी हमें उसको ऑब्टेन करने में कम पैसा लग रहा है पर वो हमारे बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रिसोर्स है, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो गई। और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब बच्चा हो गया कि वो ह्यूमन के साथ है, मतलब ह्यूमंस के लिए यूज हो रही है, वो उनके अगेंस्ट नहीं है, राइट। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी हमारे सारे तौर तरीके उस रिसोर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ? ओनली देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स, ओके। अब नीचे ये जो डायग्राम दिया है हम इसको समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि रिसोर्सेज को ऑब्टेन कौन करता है? ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग यही देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज कैसे ऑब्टेन की जाती हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स सेंटर पर हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? सबसे पहले वो रिसोर्सेज को ढूंढते हैं, यानी फर्स्ट दे इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज नेचर। तो पहले ह्यूमन बींग्स ढूंढेंगे कि हमें कहाँ कहाँ रिसोर्सेज मिल सकती हैं, तो वो अपने नेचर में ढूंढते हैं कि वेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल। और जब उन्हें रिसोर्स मिल जाती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, तो वो रिसोर्स को निकालते हैं। ऑब्टेन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स एक्सेस दैट रिसोर्स। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स कुछ इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस यानी आपकी लेट्स टेक फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, जहाँ पर वो आपको जो रिसोर्स मिली है उसको कन्वर्ट कर सकें, ताकि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो उस रिसोर्स को यूज़ कर लें। समझ आई ये बात? तो लेट्स टेक इसको, हम इस डायग्राम को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स टेक, अगर एक ह्यूमन बींग ने, किसी भी ह्यूमन बींग ने गोल्ड ढूंढा अपने नेचर में, ठीक है। पहली बात उसने गोल्ड ढूंढा, उसके बाद उसने टेक्नोलॉजी से उस गोल्ड को एक्सेस किया। अब उसने कुछ फैक्ट्रीज या कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पर उसने गोल्ड की ज्वेलरी बनाई। तो ये बात समझ आ गई। तो फर्स्ट पहले ह्यूमन बीइंग ने ढूंढा कि मुझे मेरी रिसोर्स कहाँ मिलेगी, उसको पता चल गया कि मुझे मेरी रिसोर्स यहाँ मिलेगी। तो अब उस रिसोर्स को ऑब्टेन करना है। ऑफ कोर्स रिसोर्स को ऑब्टेन कैसे करा जाएगा? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन बीइंग ने उस रिसोर्स को ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशंस यानी कुछ फैक्ट्रीज बनाई, कुछ बिल्डिंग्स बनाई, जहाँ पर उन्होंने इस रिसोर्स को कन्वर्ट किया, किसमें? ह्यूमन इस रिसोर्स को यूज़ कर सके, उस फॉर्म में इस रिसोर्स को कन्वर्ट किया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इतनी सारी रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हमने इन सारे रिसोर्सेज को एक कैटेगराइज कर दिया है, डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। On the basis of exhaustibility, we have renewable and non-renewable resources.
On the basis of ownership, we have individual, community, national and international resources. And on the basis of development, we have potential, develop, reserve and stock. तो ये बात समझ आ गई. हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर दिया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यानी वो कहाँ से ऑब्टेन हुई है, उनका सोर्स क्या है ऑफ ऑब्टेनिंग. ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है एग्जॉस्ट, कि वो कब खत्म हो जाएंगी. तो इसलिए हमने इसमें दो कैटेगरीज में बांटा है, अगेन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब होता है कौन इन रिसोर्सेज को ओन करता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल या फिर इंटरनेशनल. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी इस क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी रिसोर्स कितनी ज्यादा डेवलप है. ओके, आगे बात समझ. तो मैंने आपको ये नीचे एक चार्ट दे दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके दिमाग में एकदम ये फिट हो जाए. ओके, आगे चलते हैं. अब इन सारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एकदम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं. अब हम अपने पहले क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, जिसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन यानी वो कैसे ओरिजिनेट हुई हैं, बायोटिक है या फिर एबायोटिक है. बायोटिक मतलब होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, वेराज एबायोटिक का मतलब होता है ए मीन्स विदाउट लाइफ. आगे बात समझ. तो बायोटिक रिसोर्सेज आर obtained from the biosphere and they have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें बायोटिक हैं, यानी जिनके पास भी लाइफ है, ओके, जो भी रिसोर्सेज लिविंग है वो किस में आ जाती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाती हैं. ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स. तो ये सारी चीज़ें जिनके पास लाइफ है वो आपके आती हैं बायोटिक में. ओके, अब हम चलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज पे. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. तो as a name itself suggests, abiotic का मतलब होता है without life. तो जो भी resources non-living है, right, उनके पास life नहीं है, वो आपकी किस में आ जाती है, abiotic resources में. abiotic resources के example हैं your rocks, metals, minerals. These are some of the examples of abiotic रिसोर्सेस. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बच्चा आपको समझ आ गया वो कैसे ओरिजिनेट हुई हैं. तो बायोटिक यानी लिविंग रिसोर्सेज हैं, आपकी लिविंग थिंग्स हैं, वेराज एबायोटिक कौन सी रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग. ओके, अब आगे चलें दूसरी क्लासिफिकेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्ट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, एग्जॉस्ट होना, कि वो कब खत्म होंगी, राइट, उनकी वो कब खत्म हो जाएंगी ये रिसोर्सेज. तो इसमें भी अगेन दो कैटेगरी हैं, विच इज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल. द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रेन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. द रेन्यूएबल रिसोर्सेज मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो. ओके, तो यानी ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन which can be reproduced, right, by the nature, by some physical chemical factors. यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, राइट, वो अर्थ पर है तो वो हमेशा ही बनती रहेंगी, रिप्रोड्यूस होती रहेंगी, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी. ये वाली रिसोर्सेज जो है आपकी रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ओके, वेराज नॉन रेन्यूएबल का मतलब, अब रेन्यूएबल का मतलब तो हम समझ गए, नॉन लगा है उसके सामने, यानी जो रेन्यूएबल नहीं है, यानी दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. तो वो आपकी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाती हैं. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं. नॉन रेन्यूएबल यहाँ लिखा है, अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल
time, these resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. अब हम हमेशा सोचते हैं कि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक बार खत्म हो गई तो वो दोबारा कभी बन ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता, ये रिसोर्सेज बनती हैं पर इन्हें इतना टाइम लग जाता है बेटा बनने में, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम लग जाता है तो इसलिए हम इनको कह देते हैं कि ये एक बार खत्म हो गई तो ये फिर बनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के? योर कोल, नेचुरल गैस, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये आपके कौन से एग्जाम्पल्स हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के? ऑयल, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार अगर ख़त्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो क्या होगा, इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेटा बनने में, कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। तभी हम इन्हें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कह देते हैं। तो ये बात समझ आ गई। अभी हमने दो क्लासिफिकेशन देख ली है। पहला देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सच एज बायोटिक एंड एबायोटिक। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो कब खत्म होंगी। उसमें हमने देखा कि ऐसी रिसोर्सेज हैं जो बार बार बनती रहती हैं, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होंगी, सच एज योर रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और जो दोबारा बनती तो है बट दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, तो इसलिए वो खत्म हो जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे कैटेगरी पे, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब तो हमें पता है कि इन रिसोर्सेज का मालिक कौन है, ये हम देखेंगे। तो इसमें आपके चार टाइप्स हैं, विच इज इंडिविजुअल यानी हर एक अलग अलग पर्सन की रिसोर्स, then we have community resource, then we have national resources and then international resources, okay। तो individual resources के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। Individual resources are owned privately by individuals. In villages, people own land, whereas in urban area, people own plots, houses and other properties. Example क्या होंगे individual resources के? Plantation, pasture lands, ponds, water, etc. तो यहाँ हमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में बताया है। एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इंडिविजुअल यानी ये पर्सनल है, मेरी रिसोर्सेज हैं कुछ और वही कुछ आपकी भी रिसोर्सेज हैं। मेरे लिए मेरी रिसोर्स क्या हो सकती है? मेरा घर, मेरी कार, ये सारी मैं खुद ओन करती हूँ, ये कोई और ओन नहीं करता। जो मेरा हाउस है वो सिर्फ मैं ही ओन करती हूँ, राइट, वो हाउस आप ओन नहीं करती। सिमिलरली मेरी कार मेरी रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाती हैं, ओके। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या आता है? एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कम्युनिटी यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की ये रिसोर्सेज हैं, आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब हम सब मोस्टली सोसाइटीज़ में रहते हैं, राइट, तो हमने देखा है कि सोसाइटीज़ में एक प्लेग्राउंड होता है। अब वो प्लेग्राउंड सिर्फ मेरा नहीं है या सिर्फ आपका नहीं है, वो प्लेग्राउंड हर एक मेंबर का है जो सोसाइटी में रहता है। सिमिलरली हमारे जो सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल होते हैं वो भी सिर्फ किसी एक के नहीं होते, वो हर एक मेंबर के होते हैं जो सोसाइटी में रहता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? कम्युनिटी ओन करती है ये सारे रिसोर्सेज को, ठीक है। अगर आप कहीं रहते हो, आप अपने अपार्टमेंट्स में रहते हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ बेसिकली ये होता है कि आपके जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, राइट, आपके जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वो सिर्फ आपके नहीं होते, राइट, आप उसमें नहीं खेलते, आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उसमें खेलते हो, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज में। नेशनल एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये रिसोर्सेज किसकी होती हैं? एक नेशन की। सो नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ नेशन और अ कंट्री, यानी इंडिया की कुछ नेशनल रिसोर्सेज हैं, वेयर एज डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी नेशनल रिसोर्सेज होती हैं। जो भी उसके बाउंड्री के अंदर आता है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया आता है, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो सारी किसकी है? एक नेशन की है, ओके। आगे ये बात समझ।
all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries, and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water, and resources therein belong to the nation. Example: roads, canals, रेलवेज एटसेट्रा। तो यहाँ हमें ये बताया है कि एक नेशन में, एक कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितना भी सब कुछ एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है। जैसे कि इंडिया की जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, जो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, हमारी कंट्री के अंदर आ रही हैं, वो सारी किसको बिलोंग करती हैं? हमारी इंडिया की रिसोर्सेज हैं। ओके, ये बात समझ। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो ये जो आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, इनको रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी ये भी जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो किसके अंदर आते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open sea, and no individual country can utilize these without the permission of international institutions. तो यहाँ हमें ये बताया कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आएगा। अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आपका सी आएगा, राइट, आपके सारे सीज, ओशंस, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगी। सिमिलरली आपका एयर जो है आपका, राइट, एयर भी आपका आएगा। आपका आसमान जो है वो सारा कहाँ पे आएगा? आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। तो यहाँ हमें बताया कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। और अब हम यहाँ बताएं कि जो ओशनिक रिसोर्सेज होती हैं, यानी जो ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। यानी इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है, हमें कोई लोड नहीं लेना है, सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स टेक दिस इज माई कंट्री, कोई भी एक कंट्री है ये, और उसके बाउंड्रीज पे, ठीक है, वहाँ एक सी है, ये लेट्स टेक सी का पार्ट है, यहाँ उसकी कंट्री के पास सी है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो कंट्री है वो क्या करेगी, अपने जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकती हैं, जो सिर्फ उसके एरिया तक आते हैं, विच इज़ 200 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स क्या है? अब यहाँ नॉटिकल माइल्स एक मेजरिंग यूनिट है, और नॉटिकल माइल्स से हम सी में, वाटर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी ये वाली जो कंट्री है वो आपके ओशनिक रिसोर्सेज को यूज कर सकती है, वो इसका हक बनता है इस कंट्री का। बट जैसे ही हम 200 के आगे आ गए, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, जो बियॉन्ड है 200 नॉटिकल माइल्स के, उससे ये वाली कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज ये जो पार्ट है जहां पे मैंने क्रॉस लगाए हैं ये बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है, और ये किसको बिलोंग करता है? EEZ को। EEZ क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, ये बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स वाला ओशनिक रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं, और ये ओपन सी है, ठीक है। और इस ओपन ओशन को या ओपन सी को कोई भी कंट्री अपने आप से, अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकती है। दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन पे, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये रिसोर्सेज कितनी डेवलप हो चुकी हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। As the name itself suggests, potential यानी strength, यानी इस बच्चे में बहुत ज़्यादा potential है। ये टीचर्स बोलती है ना पीटीएम में, तो बस यही बात आ जाती है यहाँ। Potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. Example, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो यानी अगर पीटीएम में एक बच्चे को मैम बोलती हैं कि दिस चाइल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट ही इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल, यानी हमारे पास उस काम को करने की क्षमता है, पोटेंस है, स्ट्रेंथ है कि हम वो काम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। हम अपनी क्षमता को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं।
तो ये आपकी पोटेंशियल रिसोर्सेज आ जाती हैं कि ये एक रीजन में फाउंड होती हैं बट हम इन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इनके पास पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, क्षमता है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट हम इन रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर रहे। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है हर रिसोर्स का, ठीक है। तो इसका क्या है, राजस्थान एंड गुजरात के पास ना बहुत ज़्यादा विंड एंड सोलार एनर्जी है, बट हम इन रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर पा रहे। ओके, आगे बात समझ। अब हम चलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज पर। तो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये रिसोर्सेज पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, और जो रिसोर्सेज पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं उन्हीं रिसोर्सेज को हम यूज भी करते हैं। तो ये रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड their quality and quantity have been determined for their utilization। आ गई बात समझ। तो डेवलप रिसोर्सेज के हर एग्जाम्पल जो हम अपनी रिसोर्स है जो हम यूज करें वो आपकी डेवलप रिसोर्सेज में आ जाएगी। ओके, सच एज वाटर, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, ये सारे आपके क्या एग्जाम्पल्स हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक पर। अब यहाँ ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले हमने सारी ये जो रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व, इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम ऐसे इसको याद कर लेंगे कि हमें एकदम अच्छे से ये सारी डेफिनेशंस और इन सब का मतलब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टॉक पे आते हैं। मटीरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access these are called stock. Example, hydrogen can be used as a rich source of energy but we don't have advanced technology to use it. तो यहाँ हमें स्टॉक के बारे में बताया है कि स्टॉक क्या है, कि ये जो मटेरियल, हमारी रिसोर्सेज, हमारी जो थिंग्स प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ये रिसोर्सेज के पास एकदम पूरी अच्छी पोटेंशियल है, इनके पास एकदम अच्छी स्ट्रेंथ है, क्षमता है कि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, बट हम ह्यूमंस के पास ही टेक्नोलॉजी नहीं है यार कि हम इन्हें एक्सेस कर पाए। तो यार रिसोर्सेज की कोई गलती नहीं है, रिसोर्सेज अपनी पूरी तरीके से डेवलप है, वो एकदम तैयार है कि कब मुझे ह्यूमन बींग्स यूज करें, बट ह्यूमन बींग्स के पास ही अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन्हें एक्सेस कर पाए और उन्हें यूज कर पाए। तो स्टॉक के बारे में समझ आ गया सबको, परफेक्ट। तो पोटेंशियल में हमने देखा था कि उनके पास पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, बट they have not, but we are not utilizing it. Whereas इसमें क्या है, आपके materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access it. ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें पता है कि जो हमारा वाटर है वो दो कंपाउंड से मिलके बना है, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन अलग करके हमारी कंट्री का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दें, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर लें, बट डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? नो, बिकॉज वी डोंट हैव दैट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, राइट। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू यूज दैट थिंग। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्टॉक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू डू दैट। ये बात समझ में आ गई? तो स्टॉक यानी इनके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन नीड्स को पूरा कर दें, सेटिस्फाई कर दें, बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स डोंट नो हाउ टू they don't have the technology to take out the benefit from that resource। तो ये बात समझ आ गई कि क्या होता है स्टॉक, परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं रिजर्व्स पे। तो रिजर्व एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट बच्चा, रिजर्व यानी कंजर्व करना, सेव करना। तो ये रिजर्व थोड़ी सेविंग कर कर हम लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं। हमने अपनी डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी समझा था कि हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट करनी चाहिए, राइट, हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारी नीड्स के साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की भी नीड भी पूरी हो। तो यहाँ यही बताया कि रिजर्व में क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है
और इनफैक्ट रिसोर्स भी पूरी डेवलप है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, वी आर सेविंग दिस रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि ये रिसोर्स हमारी आगे काम आ जाएगी. तो resources which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has been started. This can be used for meeting future requirement. Example, water in dams, forest is a reserve which can be used in futures. Very important. अब देखो हम सारे डैम्स को थोड़ी ना यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना. हमने कुछ डैम्स को रिजर्व भी कर रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि ये फ्यूचर में काम आए हमारी ये सारी रिसोर्सेज. तो हमने यहाँ थोड़ा कंजर्वेशन करा है. क्या किया है? थोड़ी सेविंग करी है, राइट. तो ये बात समझ में आ गई बच्चा? ओके. तो अब हमने देखा था पोटेंशियल में क्या होता है. पहली बात, पोटेंशियल में क्या होता है कि इनके पास पूरी ज़्यादा एकदम पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी क्षमता है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट हम ही इन रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं? यूज ही नहीं कर रहे. हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग दिस. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोलार एंड विंड एनर्जी इन गुजरात, right? In Gujarat and Rajasthan there is enormous amount of solar and wind energy, but we are not utilizing it, although we have the technology, but still we are not utilizing it. तो यहाँ resources की कोई गलती नहीं है और technology की भी कोई गलती नहीं है. technology भी है, but we humans are not taking benefit from this resource. तो potential समझ आ गया. उसके बाद आता है डेवलप. ये तो बहुत ईजी है, राइट. ये पूरी की पूरी डेवलप है और हम इन रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं. तो जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो वो कौन सी रिसोर्सेज है? डेवलप रिसोर्सेज है. उसके बाद क्या हमने देखा था? स्टॉक. स्टॉक में हमने क्या देखा था कि ये इन स्टॉक रिसोर्सेज में इनके पास पूरी टेक्नोलॉजी, मतलब ये रिसोर्सेज पूरे डेवलप हैं, ये रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वी ह्यूमंस don't have that appropriate technology to use these resources. यहाँ resources की गलती नहीं है, but we humans don't have the appropriate technology कि हम इन resources को utilize कर सकें. तो ये बात समझ आ गई. So materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but we humans don't have the appropriate technology. For example, जो मैंने आपको दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है. ये बात समझ आ गई. देन हमने देखा था रिजर्व्स के बारे में. तो यानी रिजर्व्स के बारे में हमने क्या देखा था? यानी रिजर्व का मतलब होता है सेव करना, कंजर्व करना. तो एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रिजर्व यानी कंजर्व करना. जब व्हेन वी ह्यूमंस वी रिजर्व्स में हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, सेव करते हैं. हम कुछ रिसोर्सेज को सेव करके चल रहे हैं ताकि आगे इन फ्यूचर और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें. यहाँ रिसोर्सेज भी फुली डेवलप है और हम ह्यूमंस के पास भी टेक्नोलॉजी है. हमें भी पता है कि इन रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, बट वी आर नॉट यूजिंग, वी आर जस्ट कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. ये बात समझ में आ गई. तो अब हमने सारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देख लिया है. ठीक है. आपको एक बार रिवाइज करना है तो मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ कि हमने पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड देन वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये वाली बातें आपको समझ आ गई. आई होप आई एम वेल बीइंग इन एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स. आई नो ये चैप्टर थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट या स्टिल वी आर डूइंग दिस. ओके. और आई थिंक मैंने आपको ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से समझा दी हैं. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज I really love to answer your doubts and queries. तो please do comment. Okay? Perfect. अब आगे बढ़े विथ फुल एनर्जी. पक्का? ओके. तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. यानी अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इन शॉर्ट अगर हम रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी नेशन की डेवलपमेंट होगी. Okay, resources have been used by human beings indiscriminately and this has led to the following major problems.
अब वी नो दैट रिसोर्सेज आर दी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और हमने इन फ्री गिफ्ट्स को समझकर हम लोग इन रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज करते जा रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज एकदम खराब हो चुकी हैं, डिप्लीट हो चुकी हैं, राइट। आवर रिसोर्सेज हैव बीन कंप्लीटली डिप्लीटेड, एकदम डिग्रेड हो गई, एकदम बस ओवर एक्सप्लॉइट हमने ये अपनी फ्री गिफ्ट्स को कर दिया है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना कुछ सोचे समझे एकदम हम रिसोर्सेज को यूज करे जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। और वो प्रॉब्लम क्या है? depletion of resources for satisfying not the need of individuals but a greed of few individuals. Very important. Then accumulation of resources in a few hands, which in turn divided the society into two segments, that is rich and poor. Okay, then it has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो अब हम resources को एकदम indiscriminately use करते जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा problems आ चुके हैं। पहला problem है of course depletion of resources, एकदम resources बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं, हमारे resources बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज हम अपनी रिसोर्सेज को किस लिए यूज कर रहे हैं? हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। हम इन रिसोर्सेज को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, राइट, हमारे नेशन में, हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वजह से हमारी ये जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होती जा रही हैं। हम लोग ओवर यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं हमारी रिसोर्सेज का, ठीक है। Because Mahatma Gandhi always said that there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. But we humans are so greedy that we are not able to see what we are doing. And in turn, this will damage only human beings. Right? ये हमें ही सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाती है तो इससे नुकसान हमें होगा। Right? Then accumulation of resources in a few hands. Very important. यहाँ ये बताया है कि रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो गई हैं कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में। अगर आप देखोगे कि हमारी कंट्री में जितने भी रिच हैं, राइट, जितने भी एलीट लोग हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। वहीं बेचारे हमारे जो गरीब हैं, जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको रिसोर्सेज उनकी नीड के लिए भी मिलती नहीं है। वेराज रिच पीपल को रिसोर्सेज किस लिए मिल रही है? उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। वेराज हमारी कंट्री के जो गरीब हैं, जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको रिसोर्सेज अपनी नीड के लिए नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तक नहीं मिलती। तो एक्यूमुलेशन हो गया रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज सिर्फ एक ही बंदे के पास जाकर कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी। तभी हमारी सोसाइटी में डिवीजन आ गया है ऑफ रिच एंड पुअर। रिच जिनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेराज पुअर जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देन अब हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं, एकदम अंधाधुंध तरीके से यूज करते जा रहे हैं, तो हमारी ये जो अर्थ है इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज होने लगी हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। हमें पता है कि हम रिसोर्सेज को इतना यूज करे जा रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हम अपनी रिसोर्सेज का, तभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ठीक है। हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, हम लोग एकदम एफॉरेस्टेशन बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, लैंड को ओवर यूज करते जा रहे हैं, हर लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते जा रहे हैं, इतनी सारी व्हीकल्स दिन भर रन करती रहती है, इतनी सारी फैक्ट्रीज, हमारा जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो सारा वाटर बॉडीज में थ्रो करती रहती हैं, एयर पोल्यूशन करती रहती हैं। तो ये सब लेके ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, राइट। वी नो ओजोन लेयर किस लिए डिप्लीट हो रही है? बिकॉज ऑफ द CFCs दैट पीपल यूज इन ACs, इन व्हीकल्स, इन रेफ्रिजरेटर्स। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि हम लोगों को अब समझ जाना चाहिए, हम लोगों को अब ओवर यूटिलाइजेशन हमारी रिसोर्सेज का नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात समझ आ गई। इसलिए हमें डेवलपमेंट करना जरूरी है रिसोर्सेज का। Okay, resource planning is essential for the sustainable existence of all forms of life.
Sustainable development means development should take place without hampering the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generations. तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि हमारे प्रेजेंट नीड्स भी सेटिस्फाई हो और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन फेस ना करना पड़े. हमें डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हानि, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे. ये बात आपको समझ आ गई कि डेवलपमेंट हमें करना चाहिए. डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है, बट डेवलपमेंट हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए. ठीक है, और हमारा डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट करना चाहिए. ये बात आपको पहले से ही पता है. ओके. In June 1992, more than 100 heads of states met at Rio de Janeiro in Brazil for first International Earth Summit. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जून 1992 में हर कंट्री के डिफरेंट हेड्स आए थे, राइट. हर कंट्री से बड़े बड़े लोग आए थे. कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है. किस चीज के लिए आए थे वो लोग? For the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level. तो ये सारे heads क्यों मिल रहे थे रियो डी जेनेरियो में? Because एक alarming situation create हो चुकी थी पूरे अर्थ पर. As I have already told you कि resources काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पूरा अर्थ पड़ रहा था. ऑफ कोर्स हमने देखा कि कैसे कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, राइट. एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था, राइट. पोल्यूशन हो रहा था. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. तो इसलिए सारे डिफरेंट कंट्रीज के हेड्स आए और वो रियो डी जेनेरियो में मिले और उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट करी. ओके, तो ये आपको याद करना है बिकॉज ये आ जाता है कभी कभार. जो मैं डिटेल्स बता रही हूँ इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन कैन कम. ओके, ये बात समझ में आ गई. तो वो लोग इसलिए मिले थे ताकि वो ये जो सारे इश्यूज हो रहे हैं, ये जो सारे इश्यूज हमारी अर्थ फेस कर रही है, ये सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं ग्लोबल लेवल पर. ये बात समझ में आ गई. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Very important. तो इन लोगों ने ये कुछ एक डिक्लेरेशन साइन करी. That was Agenda 21. तो उन्होंने ये एजेंडा 21 यानी ऑफ कोर्स 1992 यानी वो 20th सेंचुरी में थे और वो 21st सेंचुरी में आने वाले थे. तो उन्होंने सोचा कि हम एक एजेंडा ड्रॉ करते हैं, दैट इज एजेंडा 21. यानी हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिजीजेस जो फैल रही थी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ख़त्म करना है ग्लोबल लेवल विद म्यूचुअल कोऑपरेशन. हम कैसे करेंगे? वाइल अडॉप्टिंग एजेंडा 21. तो उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट पर क्या साइन किया? एजेंडा 21. अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये एजेंडा 21 आखिर है क्या. तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. और ये समिट किस लिए बुलाई गई थी? अर्जेंट सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम आ चुके थे पूरे अर्थ पर एट द ग्लोबल लेवल, पॉवर्टी आ चुकी थी, डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा फैल रहे थे, राइट. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा था, डैमेज हो रहा था पूरी अर्थ को बहुत ज़्यादा. तो उन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए सारे डिफरेंट कंट्रीज के हेड्स आए थे और वो रियो डी जेनेरियो पे उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट की मीटिंग करी थी. वहाँ उन्होंने एक फैसला लिया, दैट वाज एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और उन्होंने एजेंडा 21 इसलिए लिया टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी, क्योंकि ये सारे इश्यूज से फाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हैम्परिंग
आर एनवायरमेंट। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है, हर कंट्री को ऐसे डेवलपमेंट करना है कि वो हमारे अर्थ को, हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचाए। तो उन्होंने एजेंडा 21 इसलिए लिया था ताकि वो एट ग्लोबल लेवल हर एक कंट्री ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करे। ये बात समझ में आ गई इन 21st सेंचुरी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एक्चुअली एजेंडा 21। It is a declaration signed by world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development। तो ये क्या, अभी हमने देखा कि ये एक डिक्लेरेशन थी जो काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर साइन करी थी। कब? जब उन्होंने पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट किया था 1992 में। ओके और ये अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ये हमें पता है, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली मेन मोटिव क्या था इस एजेंडा 21 का? मेन मोटिव इस एजेंडा 21 का यही था कि वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना ले। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हर जगह हमारे पूरी अर्थ पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने लगा तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा ये जो इश्यूज हैं वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये बात में आप सभी बच्चों को समझ आ गई? परफेक्ट। इट्स एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, diseases through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. Very important. Okay, तो ये आपको ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है। It's an agenda to combat environmental damage and poverty through ग्लोबल कॉपरेशन। तो यहाँ हमें ये बताया कि इस एजेंडा 21 में सबसे पहला मेन मोटिव था टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करना। उसके बाद इनका एजेंडा और किस चीज़ के लिए था? ये कॉम्बैट करेंगे, यानी ये फाइट करेंगे विद द एनवायरमेंटल डैमेज। ये जो हमारी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, हमारी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से ये लोग एजेंडा 21 विद द हेल्प ऑफ एजेंडा 21 उससे ये लोग इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। देन ऑफ कोर्स मैंने बताया कि गरीबी काफ़ी ज़्यादा अर्थ पर बढ़ चुकी थी, तो उसको भी हमें, गरीबी को भी कम करना था, तो उसके लिए भी हमने एजेंडा 21 को अपनाया। देन डिजीजेस बहुत फैलने लगी थी उस समय, तो इसलिए अगेन हमने एजेंडा 21 को अपनाया और हमने इन सारे इश्यूज पर कॉम्बैट किया विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंडा। तो ये हमें बताता है कि हमें ग्लोबल कोऑपरेशन करना है, ग्लोबल कोऑपरेशन करना है। अगर हर एक कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करे तो हम ये जो सारे हम जो एम कर रहे हैं सारी चीज़ें अटेन करने के लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करने के लिए, पॉवर्टी खत्म हो जाए पूरी अर्थ से, ये अटेन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट हो सकती है? जस्ट बिकॉज कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन। अगर हम सभी लोग, हर कंट्री एक दूसरे का सहारा बनेगी, सबको हेल्प करेगी, तो ऑफ कोर्स हमारा हम ये जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में पड़ गए हैं हम उनसे बाहर निकल जाएंगे। तो ये बेसिकली एजेंडा 21 था। ये बात आपको समझ आ गई? One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own agenda 21। तो यहाँ बताया कि हर एक कंट्री को अपना अपना एजेंडा 21 बनाना था ताकि वो अपनी कंट्री में ये सारे जो सारे इश्यूज हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको थ्रो आउट कर सकें। अगर हर एक कंट्री अपने यहाँ अगर हर एक कंट्री अपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन कर लेती है, अगर हर कंट्री ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सच एज एनवायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, डिजीजेस, इन सबको खत्म कर देती है, तो ऑफ कोर्स हमारे अर्थ पे ये जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी अपने आप खत्म हो जाएंगी, राइट? तो इसलिए हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना एजेंडा 21 ड्रॉ करना है ताकि वो अपनी कंट्री से ये जो सारे प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हटा सके। ये बात आपको मेरी बच्चों समझ आ गई? परफेक्ट। अब हम चलेंगे रिसोर्स प्लानिंग पर। अब
एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्लानिंग। प्लानिंग करना तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। हम लोग हमेशा जब 10th क्लास में आते हैं या कहीं भी, हम हमेशा क्लासेस में एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल बना के चलते हैं, एक प्रॉपर प्लान बना के चलते हैं, राइट। और प्लान बनाने से हमेशा अच्छा ही होता है, राइट। यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स व्हेन यू जस्ट प्लान योर स्टडीज, हाउ यू नीड टू स्टडी, ठीक है। तो सिमिलरली हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है, बहुत तरीके से यूज़ करना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो इसलिए हमें एक रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्लान कर लेंगे कि हमारे पास कितना रिसोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ किसी रिसोर्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और कहीं उस रिसोर्स की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, अगर हम ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं तो हम एक अच्छे वे में हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई बच्चों? Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources. तो अब हम जब रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब आप अपनी स्टडीज़ को प्लान करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपना पूरा सिलेबस देख लेते हो कि हाँ, मुझे अब पता चल जाए कि मुझे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो हम पहले एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हर चैप्टर को पूरा सिलेबस आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक इन्वेंटरी बना लेते हैं। इन्वेंटरी का मतलब यानी एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में हमने आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी बना ली रिसोर्सेज की। अब हम ये कैसे आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, राइट। हमने पूरा सर्वे कर लिया, हमने पूरी मैपिंग कर ली, पूरा एस्टिमेशन, पूरी मैथमेटिक्स लगा ली, एकदम ये सब मेजर कर लिया कि आपकी जो रिसोर्स की कैसी क्वालिटी है और रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ एक रिसोर्स अवेलेबल है और कहाँ उसकी स्कैरसिटी है। ये सारी चीज़ें हमने एकदम जॉट डाउन कर ली, ठीक है। उसके बाद आता है, जब हमने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम बनाते हैं इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमने जब अपनी सारी लिस्ट बना ली, अब हम क्या करेंगे, अपनी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी लगाएंगे, है ना। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है, बट अब हमें उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से ऑब्टेन करना है। और हम वो रिसोर्सेज को कैसे ऑब्टेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स, ठीक है। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, स्किल्स होंगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स होंगे, तब जाकर हम उस रिसोर्स को ऑब्टेन कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट हमने देखा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हमने देखा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एडोर्ड विद अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, विच इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमें ये बताएं कि हमें अब ये जो हमारा जो प्लान है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, ये हमारे पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। यानी अब एक बात बताओ, हमारे नेशन में हर एक स्टेट को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये तो नहीं कि उत्तर प्रदेश को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत है या बिहार को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है ना। अपने हर एक स्टेट को, राइट, पंजाब, हरियाणा, सबको सारी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। हम सबको सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे देखना है कि जो हमारी ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं या नहीं। तो हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किसके जैसा बनाना है? नेशनल डेवलपमेंट प्लान जैसा, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज का रिसोर्सेज से हमें क्या डेवलप करना है? हमारे नेशन को। तो आपका थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। पूरी नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे इन रिसोर्सेज से। ओके, लैंड रिसोर्सेस। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली हम लोग दो टाइप के रिसोर्सेस पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज लैंड एंड सेकंड वन इज द सॉइल। तो अब हम चलते हैं लैंड रिसोर्सेस पे। हमें पता है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic settlements, transportation, communication,
हमें पता है कि लैंड ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ हम इस लैंड पे करते हैं। इस लैंड के बिना हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट? Then India has a land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, islands, as shown below. तो आपका जो ये लैंड है, राइट, हमारा ये जो लैंड है बच्चा, ये सिर्फ एक लैंड फॉर्म में नहीं है, इसके अलग अलग लैंड फॉर्म्स में ये हमें अवेलेबल है, अलग अलग वेराइटी में हमें अवेलेबल है, सच एज हमारे प्लेन्स। उसके बाद आपको पता है कि हमें माउंटेन के फॉर्म में भी हमारा लैंड मिलता है, उसके बाद हमें प्लेट्यूज के फॉर्म में भी हमारा लैंड मिलता है। तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के लैंड फॉर्म्स हमने यहाँ देखे, विच इज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो अब आप इस नीचे दी गई फिगर में देखोगे कि आपको एक पाई चार्ट में दे रखा है कि प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ आवर लैंड, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट्यूज 27%। तो पूरे लैंड का पार्ट जो है, सबसे ज्यादा पार्ट कौन लेता है पूरे लैंड का? प्लेन एरिया, विच इज 43%। तो 43% लैंड का फॉर्म किस टाइप में है? प्लेन एरियाज में है। हमें पता है कि प्लेन एरियाज का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता है कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है हमारा प्लेन एरिया, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, राइट, ह्यूमन सेटलमेंट्स को ज्यादातर आपका प्लेन एरिया सपोर्ट करता है। उसके बाद हम अगर बात करें 30% जो आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑफ कोर्स माउंटेन्स में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, बिकॉज दे सपोर्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। इतना ज़्यादा फॉरेस्ट सब कुछ किससे आता है? हमें माउंटेनियस रीजन से। और कितना मज़ा आता है ना पहाड़ों पर घूमने में। तो ऑफ कोर्स हमारे माउंटेन्स आर द सुप्रीम साइट फॉर हेरिटेज। तो हम लोग माउंटेन्स को हेरिटेज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देन प्लेट्यूज, ऑल्दो ये सबसे कम है, 27% है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेट्यूज में हमें क्या मिलता है? हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? हमारे 27% प्लेट्यूज से। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब हम चलेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम यहाँ देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है, बट हम देखेंगे कि हम अपने लैंड को किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर मेड अप फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। हमें पता है कि हमारा लैंड फॉरेस्ट के तरीके से यूज हो सकता है। बच्चा, नाउ यू नीड टू पे अल्ट्रा अटेंशन, बिकॉज ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लैंड हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉरेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, विच इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब आपको पता है कि सब लैंड पे तो हम कल्टिवेशन नहीं करते, सब पे तो हम खेती बाड़ी नहीं करते, राइट। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 2 टाइप्स में बटा है, विच इज बैरन लैंड। हम उस लैंड पर कल्टीवेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो वेस्ट लैंड है, बैरन है। या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो यहाँ ये बताया कि आपका जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, यानी वो आपका बैरन लैंड है। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल। अब जो लैंड आपका इनफर्टाइल है, जो खराब है, बैड लैंड है, उसको आप लोग कल्टीवेशन के लिए यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फर्टिलिटी। और जब उस लैंड में कोई फर्टिलिटी ही नहीं है, वो बिल्कुल इनफर्टाइल है, तो वहां आप खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकती। तो ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब वो लैंड जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करते, सच एज अब आप देखोगे कि आपकी जहाँ पर आपकी सोसाइटी है, जहाँ पर आप रहते हो, तो वहाँ ऑलरेडी आपका घर है उस लैंड के ऊपर। अब जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर आप खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते, ये वाली बात समझ में आ गई। तो जहाँ पर आपकी मॉल्स है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, आपकी सोसाइटीज है, बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पर तो आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट समझ आ गए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में वो लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, आइदर दैट इज बैरन लैंड और वेस्ट, या फिर वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए रखा हुआ है, सच एज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स एटसेट्रा।
अब हम आ जाते हैं हमारी लैंड यूटिलाइजेशन की थर्ड कैटेगरी पे, विच इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ये सब जो बॉक्स में लिखा है ना ब्रैकेट में, इसको मैं आराम से लास्ट में समझाऊंगी। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अभी हमने देखा कि वो जो ऊपर वाला लैंड था वो भी अनकल्टिवेटेड था। अब हम देखेंगे कुछ और भी अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं। अब अगर हम हर लैंड पर क्रॉप्स उगाने लगे तो फिर हमारे जो कैटल्स हैं, हमारे लाइफ स्टॉक है, हमारे एनिमल्स हैं, वो चारा चढ़ने कहाँ जाएंगे, राइट? तो उनको भी तो ग्रेजिंग करनी है, तो वो ग्रेजिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे अगर हर जगह ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सारा लैंड यूज होने लगा? तो इसलिए हमने कुछ लैंड को बिल्कुल ही नॉन एग्रीकल्चर के लिए छोड़ रखा है, सच एज लाइक परमानेंट पैस्चर्स यानी आपका जहाँ पर आपकी जो गाय भैंस है वो चारा चढ़ती है। तो हमने कुछ ऐसे लैंड है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड बना रखा है जहाँ पर आपकी सारी लाइफ स्टॉक ग्रेज करती हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई। और उसके बाद आ जाता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। ओके, अब आपने देखा, लेट्स टेक, अगर आपकी यहाँ कोई बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ओके, जिसमें आप रहते हो, उसके साइड में एक बहुत छोटा सा एरिया है, खाली मैदान टाइप्स है, उसमें आप लोगों ने कुछ ट्रीज उगा रखे हैं, लेट्स से 6-7 ट्रीज उगा रखे हैं वहाँ। तो अब वो क्या है, वो एरिया पे आप कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते, तो वो एरिया, ये वाला जो एरिया है वो किसके अंदर आता है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी मिसलेनियस तरीके से एवं ही आपने कुछ ट्रीज वहाँ उगा रखी है, वो वहाँ ट्रीज है, तो आप वहाँ कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ना। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो जैसा आपकी बिल्डिंग के साइड में है ऐसा बहुत जगह होता है, ठीक है। तो पहला हमें समझ आ गया अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, विच इज द परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। उसके बाद हमें समझ आया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे, विच इज कल्टूरेबल वेस्टलैंड। नाउ दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कल्टूरेबल वेस्टलैंड, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। अब ये एक ऐसा लैंड है कि हो सकता था यहाँ पर आपकी खेती बाड़ी हो सकती थी, हो सकता था हम इस लैंड को कल्टीवेट कर सकते थे, फार्मर्स, आपके पेजेंट्स इस लैंड को कल्टीवेट कर सकते थे, बट उन्होंने इस लैंड को कल्टीवेट ही नहीं किया। और पता है कब से कल्टीवेट नहीं किया? 5 साल से ज्यादा हो गए, पर ये लैंड पर खेती बाड़ी हुई नहीं, यहाँ पर कोई क्रॉप ही नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। सो कल्टूरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? जब आपका कोई लैंड अनकल्टिवेटेड हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपका कोई लैंड अनकल्टिवेटेड हो फॉर मोर देन 5 years, more than 5 years. So when any of the land is left uncultivated for more than 5 years is basically termed as कल्टूरेबल, ठीक है, कल्टूरेबल वेस्ट लैंड। ओके, कल्टूरेबल लैंड, ये वाली बात समझ में आ गई। हमने थर्ड कैटेगरी में जो 3 सब कैटेगरीज देखी, बच्चों को समझ आ गई। ओके, अब हम चलते हैं फैलो लैंड्स पर। फैलो लैंड, अगेन फैलो का मतलब होता है एवं ही छोड़ा हुआ है, अनकल्टिवेटेड है। तो जो खाली लैंड्स है आपके, फैलो लैंड्स है, उनमें भी आपकी 2 कैटेगरीज आती हैं, करंट फैलो। और करंट फैलो में ब्रैकेट में देखो लिखा है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। उसके बाद आप सेकंड कैटेगरी देखो जिसमें लिखा है अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। अब यहाँ ने एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, सिंपल सा। अभी हमने देखा कि जो लैंड हमने मोर देन 5 years के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा है वो क्या हो गया आपका? कल्टूरेबल वेस्टलैंड। ये वाली बात समझ में आ गई थी। अब आपका कोई ऐसे भी फैलो लैंड्स होते हैं, कोई अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं जो आपने अभी अभी छोड़ रखे हैं फॉर 1 और लेस देन 1 year। अब आपने कुछ ऐसे लैंड्स छोड़ रखे हैं अनकल्टिवेटेड जो उनको अभी सिर्फ कितना साल हुआ है? 1 साल भी नहीं हुआ है या 1 साल हुआ है। तो ऑल्दो उन्हें 1 साल हुआ है या 1 साल से भी कम हुआ है। ओके, 1 साल से भी कम हुआ है। जिन लैंड्स को 1 साल से भी आपका कम हुआ है वो आपके क्या हो जाते हैं? वो किस में चले जाएंगे? करंट फैलो में। करंट फैलो नाम से ही समझ आ रहा है। तो जो लैंड आपने 1 साल या फिर 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल से कम
के लिए जो अनकल्टिवेटेड छोड़ा है उसे हम कहते हैं करंट फैलो। करंट फैलो बच्चा आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, करंट अभी अभी छोड़ा है जस्ट, राइट, करंटली ही छोड़ा हुआ है। उसके बाद आता है आपका अदर देन करंट फैलो लैंड। ये जो अदर देन करंट फैलो है ये आपका आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, मतलब आपने नहीं, फार्मर्स ने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है फॉर 1 to 5 ईयर्स के बीच में, यानी अभी उन्होंने 1 साल से ज़्यादा हो गया है पर 5 साल से कम हुआ है, यानी 1 से 5 साल के बीच में जितना भी गैप है, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने अपना लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है किसी फार्मर ने, तो वो क्या बन जाता है, अदर देन करंट फैलो लैंड। ओके, अब एक बार सिंपल सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ घबराने की बात ही नहीं है। मोर देन 5 ईयर्स अगर हो गए आपके लैंड को, क्या है वो, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ये वाला तो सबको याद हो गया होगा। उसके बाद आते हैं करंट, नाम से याद रखो, करंट अभी अभी छोड़ा हुआ है। जो करंट लैंड है उसको आपको सिर्फ 1 साल हुआ है या 1 साल से भी कम हुआ है, या तो 1 साल हुआ है या 1 साल से भी कम के लिए आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ा है, उसे हम कहते हैं करंट फैलो। फैलो का मतलब अनकल्टिवेटेड, फैलो लैंड, ठीक है। तो करंट लेस देन 1 या 1 ईयर से भी कम के लिए है तो वो आपका हो जाता है करंट फैलो लैंड। और जो लैंड आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है बिटवीन 1 to 5 ईयर्स, ठीक है, इन सालों के बीच में जितना भी आपने लैंड कल्टिवेटेड छोड़ रखा है इन 1 से 5 सालों के बीच के लिए, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, अदर देन करंट फैलो लैंड, अदर करंट फैलो लैंड, फैलो, ठीक है। बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। मोर देन 5 कल्टिवेबल, between like less than 1 or 1 it is other current fallow, and then between 1 to 5 years के लिए अगर छोड़ रखा है तो वो आपका हो जाएगा other than current fallow land। अब हम आ जाते हैं हमारी 5th कैटेगरी पर, विच इज नेट सोन एरिया। अब ये मैम नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मुझे ये समझाना है तो आपका होगा शुगर केन। शुगर केन बच्चा, अगर आप अभी एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ोगे कि शुगर केन को ग्रो होने में ना अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर लग जाता है, 10 to 11 to 12 मंथ्स अप्रोक्स लग जाता है, 1 ईयर लग जाता है, ठीक है। अब मतलब जिस किसान ने शुगर केन ग्रो किया है तो यानी वो इस 1 साल में एक बार शुगर केन सो करने के बाद वो कुछ और क्रॉप उस फील्ड पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके शुगर केन को कितना टाइम लग रहा है, पूरा 1 साल लग रहा है ग्रो होने में। तो यानी उसने एक एग्रीकल्चर ईयर में, है ना, एक एग्रीकल्चर ईयर में कितनी बार क्रॉप्स ग्रो करे, सिर्फ ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो जब हमारे पेजेंट्स, हमारे फार्मर्स एक एग्रीकल्चर ईयर में एक ही बार क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप को सो करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, नेट सोन एरिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो यहाँ नेट सोन एरिया का मतलब समझ में आ गया, इस वाले नेट सोन का मतलब कि एक एग्रीकल्चर ईयर में, यानी 1 साल में जब आपने खेती बाड़ी करी, उस एक एग्रीकल्चर ईयर में आपने अगर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो किया, जैसे कि शुगर केन, तो एक ही क्रॉप को सो किया, तो यानी वो क्या हो गया आपका नेट सोन एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया वो आपका हो गया। अब ये तो हो गई शुगर केन की बात। अब ज़रूरी थोड़ी है सारे ही आपके जो क्रॉप्स हैं वो 11 महीने 12 महीने तक ग्रो हों, कुछ आपके एकदम जल्दी से भी हार्वेस्ट हो जाते हैं, कुछ जल्दी से भी ग्रो हो जाते हैं। तो लेट्स टेक, एक और फार्मर था, उसने 1 साल में 2 क्रॉप ग्रो करे, छोटे छोटे 2 क्रॉप उगा लिए उसने 1 साल में, तो वो इसका नेट सोन एरिया नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक एग्रीकल्चर ईयर में मोर देन वंस, ठीक है, उसने एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार बीज डाले, राइट, 1 से ज़्यादा बार खेती करी, ये वाली बात समझ में आ गई। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है आपका जो मैंने अभी आपको बताया, राइट, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर
प्लस नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार किया, और अगर एक बार नहीं किया, एक से ज्यादा बार किया, तो आज जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया, तो क्या बन जाता है आपका टोटल क्रॉप्ड एरिया। और टोटल क्रॉप्ड एरिया को हम लोग कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया, तो आप लिखोगे, पहले तो हमें समझ आ गया नेट सोन एरिया हो जाएगा एक, तो जब एक फार्मर ने एक ही बार बीज उगाए, पर हमारे तो ऐसे बहुत फार्मर्स हैं जो एक साल में एक से ज्यादा बार खेती करते हैं, तो वो भी आपका आ जाएगा। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया combines with the gross cropped area, combines to form gross cropped area। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेच कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम अपने लैंड को किस तरीके से यूज़ करें। हम अपने लैंड को फॉरेस्ट के तरीके से भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम अपने लैंड को कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम अपने लैंड को किस चीज़ में उपयोग में ला रहे हैं, ये किस चीज़ पर डिटरमाइन करता है। यानी अगर लेट्स टेक मैं कहीं कल्टीवेशन कर रही हूँ, तो वो लैंड कल्टीवेशन करने के लिए एकदम फर्टाइल होना चाहिए, तो ये तभी उस लैंड पर कल्टीवेशन हो पाएगी, राइट। और हमारे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, हमारे जो ये सारे क्रॉप्स होते हैं, ये बेसिकली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑन द सॉइल टाइप एंड द क्लाइमेट, है ना। कि हमारा जहाँ पर लेट्स टेक अगर मुझे राइस उगाने हैं, तो वो कौन सी सॉइल में बेटर उगेंगे। कॉटन उगाना है तो उसके लिए ब्लैक सॉइल परफेक्ट होती है। तो हम लोग क्लाइमेट और सॉइल टाइप के हिसाब से हम वहीं खेती करते हैं, वहीं क्रॉप्स उगाते हैं। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि लैंड जो लैंड यूज़ करते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो दो बातें आती हैं यहाँ। फर्स्ट इज द फिजिकल फैक्टर्स, देन द ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, जो मैंने अभी आपको बताया। टोपोग्राफी मीन्स लैंड फॉर्म्स, राइट। हम हमेशा ज़्यादातर हम कहाँ प्रेफर करते हैं एग्रीकल्चर करना, ऑफ कोर्स इन द प्लेन एरियाज, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम टोपोग्राफी का मतलब समझ आ गया। क्लाइमेट, अगर मुझे एक क्रॉप उगाना है तो मैं क्लाइमेट देख के उगाती हूँ। सॉइल टाइप्स, तो ये सारे आपके फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स यानी सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो यहाँ ये बताया कि लेट्स टेक मुझे एक जगह पर खेती करनी है, बट वो लैंड अच्छी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, और वहाँ लाइक ज़्यादा अच्छा लैंड नहीं है, एकदम बैरन सा लैंड है, इनफर्टाइल लैंड है। बट अगर ह्यूमन बींग्स इतने केपेबल होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी, तो मैं वहाँ पर भी खेती बाड़ी कर सकती हूँ, राइट। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर ह्यूमन फैक्टर्स अच्छे होंगे सच एज टेक्नोलॉजी, तो हम लोग उस जगह पर भी खेती कर सकते हैं जहां पर आपका लैंड या सॉइल या क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको नीचे फिगर में भी ये सारी चीजें दे रखी हैं, ओके। नाउ अब हम अपनी लैंड के बारे में कुछ डेटा जान लेते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये तो हमें पता है कि हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area। तो यहाँ ये बताएं कि जो हमारा ये जो लैंड किन किन चीज़ों में यूज होता है, ये जो डेटा है, लैंड यूज डेटा है, ये सिर्फ हमारे पास 93% है, पूरा 100% नहीं है। क्यों मैम, 7% कहाँ है? तो बेसिकली वो 7% थोड़ा सा ना थोड़ा विवादित टाइप से, थोड़ा सा लेट्स टेक जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका एरिया है, वो पीओके वाला जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ पर तो हम लैंड यूज डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपके कुछ पहाड़, कुछ हमारे इंडिया में की, आपको पता है हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि वहाँ पर हम लोग रीच ही नहीं कर पाते, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली कुछ ईस्टर्न स्टेट्स में का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ओके।
इसके बाद हम चलते हैं हमारी फॉरेस्ट एरिया पर। अब हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेस्ट की काफ़ी कमी है, ऑल्दो लाइक वी यूज्ड टू प्लांट। अब हम चलते हैं हमारी फॉरेस्ट एरिया पर। एज वी नो कि हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कमी है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट एरिया इन अ country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined by the National Forest Policy in 1952। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कमी है फॉरेस्ट एरिया की, एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में थी, उसके हिसाब से हमारी कंट्री में कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, 33%। पर हमारी कंट्री में 33% से बहुत कम लैंड फॉरेस्ट एरिया है। ये वाली बात समझ में आ गई। ऑल्दो हमारे पास 33% होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वी डोंट हैव इवन 33%। हमारे पास बहुत ज़्यादा कम फॉरेस्ट एरिया अवेलेबल है। It is considered essential for maintenance of the ecological balance। हमें पता है कि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लाइक वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का, राइट। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। वेरी ट्रू कि इतने सारे हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, सब लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। इवन वी आर ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आवर फॉरेस्ट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू save trees। A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses। तो अभी हमने देखा था कि कुछ लैंड हमारा वेस्ट लैंड है और कुछ हमारा लैंड ऐसा है जिन पर हम खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर प्रोसेसेस पर्पसेस नहीं करते हैं, राइट। एग्रीकल्चर के लिए हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं उन लैंड को। तो वेस्ट लैंड ऑफकोर्स हमें पता है कि वो बैड लैंड होता है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते। और नॉन एग्रीकल्चर आपका जो लैंड होता है उस पर क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, राइट। उस पर आपकी रोड्स हैं, फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आ जाती हैं, ठीक है। देन कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो रहा है, अब हम लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट, ओवर यूज करते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारा लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, हमारा लैंड डिग्रेड हो गया, एकदम पुअर क्वालिटी का हो चुका है। लैंड बहुत ज़्यादा खत्म होने की कगार पर आ चुका है। सो लैंड डिग्रेडेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अब हमें लैंड को सेव करना है बिकॉज लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे सम ऑफ द वेज टू कंजर्व लैंड। ओके, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब हम देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है और क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो हम लोग अपना सकते हैं टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरमाइनिंग, overquarrying have contributed significantly to land degradation. Mining sites leave deep scars and traces overburdening the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अब ये of course हम land को कैसे degrade कर रहे हैं, हम deforestation करते जा रहे हैं। हम लोग हर दिन trees, forest काटते जा रहे हैं, right? Because we humans are becoming greedy day by day and there is no end to greed। ठीक है, हमारे लालच का कभी कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। हम लोग कैटल्स की ओवर ग्रेजिंग करवाते रहते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ओवर माइनिंग, ओवर क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी लैंड डिग्रेडेशन में करने के लिए हेल्प है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही हैं। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग द लैंड। अब हमें पता है जो माइनिंग, जो कंस्ट्रक्शन एरिया होते हैं, तो आपका लैंड ऐसा फिगर में ऐसा जैसे दिखा रहे हैं ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो चुका है हमारा लैंड। एंड नाउ इट्स हाई टाइम टू सेव आवर लैंड, टू सेव आवर फ्यूचर, टू सेव आवर प्रेजेंट। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बच्चा हम लोग नहीं समझते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन रिसोर्सेज की, बट हमें समझना चाहिए। एटलीस्ट हमें ट्रीज तो हम जो कर सकते हैं, हमारे जो हाथ में है, हम वो तो ज़रूर कर सकते हैं, राइट। तो हमें कभी भी अपने वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। हमें ट्रीज उगानी चाहिए, हमें प्लांट्स अपने घर में लगाने चाहिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स कैन ब्रिंग अ लॉट
huge change in the world. So that's why it is very important. Okay, to start these kind of change, a small bit of change from your house. Okay, अब हम पढ़ते हैं some of the ways कि जिससे हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकें. ओके, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ग्रेजिंग का. यानी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कैटल्स ओवर ग्रेज ना करें. ओके, देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो यानी हमें यहाँ अगेन यहाँ भी एफॉरेस्टेशन जैसा ही है, यहाँ हमें शेल्टर बेल्ट्स लगा देनी है. लेट्स टेक पूरी बेल्ट बना देनी है जहाँ पर आप सिर्फ प्लांट्स ही ग्रो करो. ठीक है, ट्रीज ही ग्रो करो. तो ये आपकी शेल्टर बेल्ट हो गई. ठीक है, देन थर्ड पे आ जाते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. तो अब हमारे जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पर हम थॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं. हम अगेन वहाँ पे थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट जैसे आपके बड़े बड़े रेत के पहाड़ हैं तो हम यहाँ थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड होने से बच जाएगा. क्यों? बिकॉज हमारे जो सॉइल को हमारी जो ट्रीज होती हैं ये एकदम टाइटली होल्ड करके रखती हैं. ओके, देन द फिफ्थ वन इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स. यानी जो वेस्ट लैंड्स हैं, जो हमारे खराब है, बिल्कुल बैड लैंड है, उनको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि खराब लैंड है तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे. हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने के लिए, वेस्ट बन सकता है ना, क्या पता उस वेस्ट लैंड में से हम कुछ अच्छा बना लें, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर लें. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए. देन कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. हमें ओवर माइनिंग, ये जो हम इलीगल माइनिंग करते हैं ना, हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए. हम नहीं करते, जो भी लोग करते हैं. ठीक है, तो ओवर माइनिंग नहीं करनी चाहिए. माइनिंग का मतलब अच्छा ये होता है हम ज़मीन के अंदर से, हमारी अर्थ के अंदर से खोद कर वैल्यूएबल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम माइनिंग कहते हैं. ठीक है, अब माइनिंग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है पूरे इन्वायरमेंट पे. बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है, इसलिए हमें ओवर माइनिंग नहीं करना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देती है ये हमारे लैंड को ओवर माइनिंग. तो ये जो कंट्रोल करना चाहिए हमें इन सारी ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़ पर. देन प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें पता है, आप आगे भी पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में, कि कितना ज़्यादा ये हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और आफ्टर दैट वेस्ट को प्रोड्यूस करने में कभी कभी तो ये वाटर बॉडीज़ में ही फेंक देते हैं और उनमें इतना बुरा, इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है उन वाटर बॉडीज़ पे और हमें ह्यूमंस को ही, कि आप देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे. ठीक है, एंड देन हमें इसलिए एकदम, और अगर वो पानी में नहीं फेंकती तो वो लैंड पे फेंक देती हैं वो सारा वेस्ट. तो हमें इसलिए ये जो हम गलत काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को ऐसे ही वेस्ट को फेंके जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हमें एकदम स्टॉप लगा देना है और इनका एकदम अच्छे तरीके से इनको थ्रो करना चाहिए. प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए इनका. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्कर का या जितने भी मार्कर का, आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आ जाना. अपने हिसाब से आपको कोई और भी पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में, यू कैन श्योरली ऐड दैट. तो एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी bushes, then proper management of wastelands, then control of over mining activities, then proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment. यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कंट्रोल ऑफ ओवर इरिगेशन एक्टिविटीज. आप देखोगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहाँ पर इतनी ज़्यादा खेती होती है, वहाँ पर ना हम लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं. इतना ज़्यादा पानी खेतों में दे देते हैं कि बस लैंड की क्वालिटी एकदम डिग्रेड हो जाती है. तो हमें ये सब भी नहीं करना है. तो कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन एक्टिविटीज एज वेल. ठीक है, ये वाली सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए. ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज सॉइल एज अ रिसोर्स. अभी हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. तो हमें पता है कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो रिप्लेनिश होती रहती हैं, बार बार रिप्रोड्यूस होती रहती है नेचर के साथ. राइट, तो सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स है. इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. हमें पता है कि सॉइल
प्लांट सॉइल के बिना उग ही नहीं सकते, तो हमारे सारे प्लांट ग्रोथ का मीडियम ऑफ सपोर्ट कौन है? सॉइल। और हमारे सारे लिविंग बैक्टीरिया जो हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म्स, ये सारी चीज़ें हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हमें पता है कि सॉइल ऑल्दो रेन्यूएबल रिसोर्स है, बट इसको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने में। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। जस्ट कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activity of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. अब ये soil बनता कैसे है? बहुत ज़्यादा natural forces, natural तरीके से बनता है, such as अगर temperature में change आ जाता है, water की help से, wind की help से, glacier की help से, ठीक है, और डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी से हमारा फॉर्मेशन होता है सॉइल का। सॉइल के पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर सच एज ऑर्गेनिक मैटर हो गया आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके ऑर्गेनिक मैटर आ गए, ह्यूमस, ओके। इनऑर्गेनिक मैटर आपका आता है रॉक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाती हैं। तो ये हमने जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन देख लिया है सॉइल एज अ रिसोर्स का। तो एज वी नो कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, हर जगह डिफरेंट क्लाइमेट है, हमारे हर स्टेट में डिफरेंट क्लाइमेट है, इसलिए हमारा जो सॉइल का टाइप है वो भी अलग अलग है। तो अब हमें 5 टाइप के सॉइल्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज alluvial soil, then black soil, laterite soil। तो अब हमें इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज alluvial soil, black soil, red and yellow soils, laterite soil, arid soil and forest soil। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सॉइल से, विच इज alluvial soil। The entire northern plains are made up of alluvial soil. The alluvial soil is deposited by 3 important Himalayan river systems such as Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Based on age, alluvial soils can be classified as old alluvial and new alluvial. Alluvial soil. The entire northern plains are made of alluvial soil. The alluvial soil is deposited by 3 important Himalayan rivers, the Indus, Ganga and the Brahmaputra. Based on age, alluvial soils can be classified as old alluvial and new alluvial. तो बेसिकली हमें यहाँ बताया है कि एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ होता है? नॉर्दर्न एरियाज़ में ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तभी हमारा सारा नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से सॉइल से कवर्ड है? दैट इज़ एलुवियल सॉइल, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ओके, तो एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, किसके डिपोजिशन से बनता है? हिमालयन रिवर सच एज इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं और अपना डिपोजिशन कर देती हैं, तब जाकर हमारा ये एलुवियल सॉइल, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल बन जाता है। अब हमारा एलुवियल की 2 सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, एलुवियल सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू ओल्ड एलुवियल विच इज नोन एज बांगर एंड न्यू एलुवियल विच इज नोन एज खादर। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ओल्ड एलुवियल भंगार, राइट, भंगार लाइक वी से नो कबाड़ एकदम, तो वो भांगड़ हो गया, ओल्ड हो गया, खराब हो चुका है। और खादर तो आपको याद हो जाएगा। तो ओल्ड एलुवियल बांगर सॉइल, द बांगर सॉइल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। तो ओल्ड एलुवियल में क्या होता है बच्चा, इसमें ना ज़्यादा कंकड़ की ज़्यादा मात्रा होती है, राइट, ज़्यादा मात्रा में कंकड़ होते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब अगर ज़्यादा कंकड़ पत्थर
हैं तो ऑफ कोर्स आप ये इतना फर्टाइल नहीं होगा ये वाला सॉइल का टाइप, या तो यहाँ यही होता है, भांगड़ इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है। सिमिलरली न्यू अलुवियल विच इज खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इसमें ना ऐसे पत्थर नहीं होते, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स से बना है, ठीक है, और इट इज़ फर्टाइल देन दी भांगड़। Alluvial soils are very fertile, as I have already told you, right? These soils contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereals and pearl crop. तो यहाँ ये बताया है कि आपके जो ये एलुवियल सॉइल क्यों इतना फर्टाइल है, क्योंकि इसमें हर चीज़ एकदम अच्छी क्वालिटी में है, क्वांटिटी में भी बहुत अच्छे से है, सच एज पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें प्लांट क्रॉप को चाहिए ग्रो होने के लिए, वो सारी चीज़ें इस अलुवियल सॉइल में प्रेजेंट है। दैट्स वाई दिस सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग पैडी मीन्स राइस, शुगर केन, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स, और यू कैन से पल्सेस भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये था अलुवियल सॉइल के बारे में, ठीक है। आई हैव गिवन यू 5 पॉइंट्स एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे ब्लैक सॉइल पे। एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये सॉइल ब्लैक है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। सो दिस इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज रेगर सॉइल। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो यू नीड टू राइट रेगर सॉइल, ठीक है। रेगर सॉइल कहते हैं इसे, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डेक्कन ट्रैप्ट, बेसिकली बसाल्ट रीजन में आपने सुना होगा, ठीक है। डेक्कन प्लेटू में आपको सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल की मात्रा मिलेगी। ये बेसिकली लावा फ्लोज से निकल कर बना है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी अलुवियल सॉइल से अलुवियल सॉइल में पढ़ा था कि वो किसके डिपोजिशन से मिलकर बने, ऑफ द हिमालयन रिवर्स। सिमिलरली यहाँ हमने ब्लैक सॉइल में देखा कि ये किससे बना है, ये सॉइल विद द हेल्प ऑफ द लावा फ्लोज, ओके। और ये सॉइल आपको डेक्कन प्लेटू के अलावा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे रीजन्स में देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन और क्लेई मटेरियल से बनी है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स जैसे कि खादर में प्रेजेंट है, ब्लैक सॉइल में भी प्रेजेंट है। अब ये जो आपकी सॉइल है ये एकदम यूज होती है कॉटन ग्रो करने के लिए। सो ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड दैट्स वाई आप ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये आपको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट यू नीड टू राइट दैट आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है फ्रॉम दिस सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये कौन से न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं? योर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, इन सारी अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉइल में। तो ये वाली बात बच्चों को समझ आ गई? ओके। तो अब हम आगे चलेंगे, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। अब हम लोग रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो बेसिकली एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट रेड एंड येलो, यानी ये जो सॉइल है ये आपकी 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड और येलो। ये कभी रेड भी हो जाती है, कभी येलो भी हो जाती है, ठीक है। तो रेड सॉइल कौन से रॉक्स पर डेवलप होती है? बेसिकली क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो यहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का मतलब है, इग्नियस जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सिमिलरली वैसे इग्नियस रॉक्स भी होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब यानी ये रॉक्स क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी सॉइल है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? लो रेनफॉल रीजन्स में आपकी ये वाली सॉइल पाई जाती है, ठीक है। Yellow and red soils are found in the parts of Odisha, छत्तीसगढ़, southern parts in the middle of the Ganga plain। तो बेसिकली आपको ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts में बेसिकली आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी, ओके। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron। बेसिकली इस सॉइल में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। बट आपकी ये जो सॉइल है ये येलो भी बन जाती है जब यहाँ पर पानी आ जाता है।
ठीक है, लेट्स से यहाँ बहुत कम बारिश होती है, पर अगर जब भी बारिश हुई तो ये सॉइल अपना कलर चेंज कर लेगी फ्रॉम रेड टू येलो, बिकॉज इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन दी हाइड्रेटेड फॉर्म. हाइड्रेटेड फॉर्म यानी वाटर के फॉर्म में. ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि रेड क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन. आयरन की मात्रा है सॉइल के अंदर, और ये येलो बनती है जब यहाँ पानी आ जाता है. और ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स में आपको ये सॉइल मिलेगी, और बेसिकली लो एरिया रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पर मिलती है. अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल पर, दैट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट्स ये जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से बिलोंग करता है विच इज लेटर, और इसका मतलब है ब्रिक. ब्रिक, ओके. द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में सस्टेन कर सकती हैं. This soil is the result of intense leaching due to heavy rainfall. Very important. अभी हमने रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ा, वहाँ पर लो रेनफॉल, बट आपकी ये जो लेटराइट सॉइल है ये हेवी रेनफॉल की एरियाज में मिलती है. ठीक है, अब यहाँ ना बच्चे क्या करते हैं, जस्ट ये इस लाइन को याद कर लेते हैं, द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल. बट हमें यहाँ इस लीचिंग शब्द का मतलब ही नहीं पता होता, तो हमें यहाँ इस शब्द का मतलब जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके जो सॉइल में से सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपके सॉइल में, जो सारे भी कंटेंट हैं, राइट, सच एज फोस्फोरिक एसिड, लाइम, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एसिड जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी तब ये चले जाएंगे, हट जाएंगे. दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं लीचिंग. यानी जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो ये हमारे सॉइल को बेसिकली इनफर्टाइल बना देती है, उसका ह्यूमस उससे छीन लेती है, ऑर्गेनिक मैटर उससे ले लेती है. दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज नोन एज लेटराइट. तो लेटराइट सॉइल में क्या होता है? इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल. ठीक है, बहुत ज्यादा लीचिंग हो जाती है, ह्यूमस में ये बहुत ही ज्यादा ब्लैक करती है, ह्यूमस पुअर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लीचिंग दैट इज हैपनिंग, राइट. तो ये वाली बात समझ में आ गई. लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली वेरी एसिडिक. ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा रेन हो रही है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं ये वाले सॉइल. ठीक है, दिस सॉइल सपोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट इट इज ह्यूमस पुअर. तो यहाँ ये बताया कि जो आपकी ये जो लेटराइट सॉइल है, इसमें आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो इस सॉइल में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. बट ये सॉइल अगेन आपकी ह्यूमस पुअर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लीचिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई. तो इसमें आपके कौन से फॉरेस्ट उग सकते हैं? ये आ सकता है आपको डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी एंड कैश्यू नट्स एज वेल. तो आपका अगर लाइक मैंने बताया कि सदर्न पार्ट्स में आपकी ये जो सॉइल है, सच एज केरला, कर्नाटका, अगर वहाँ हम अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर टी या कॉफी ग्रो कर सकते हैं. वेयर? इन केरला एंड कर्नाटका. ठीक है, केरला और कर्नाटका में भी ये सॉइल मिलती है, बट अगर हम अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल करें, सॉइल को अच्छे से यूज भी करा जा सकता है. ओके, तो ये वाली बात समझ में आ गई. तो वहाँ अगर आप केरला, कर्नाटका के हिली एरियाज में, तमिलनाडु में अगर आप सॉइल में प्रॉपर टेक्निक्स एंड कंजर्वेशन मेथड्स यूज करते हो तो इस सॉइल में आप टी, कॉफी, कैश्यू नट्स वगैरह ग्रो कर सकते हो. ये वाली बात समझ में आ गई? परफेक्ट. तो ये सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? आपको ये तमिलनाडु में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी, केरला में मिलेगी, कर्नाटका में मिलेगी, और उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, इन सारे पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगी. वेस्ट बंगाल में भी आपको ये लेटराइट सॉइल देखने को मिल सकती है. ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ आ गई. अब हम चलते हैं अपनी एरिड सॉइल की तरफ. एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. तो ये आपको रेड कलर में भी मिलेंगे, ब्राउन कलर में भी मिलेंगे, रेडिश ब्राउन समथिंग कलर्स में भी आपको ये एरिड सॉइल देखने को मिल सकता है. दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. तो हमें पता है कि एरिड नाम से ही समझ आ रहा है, एरिड का मतलब क्या होता है? आपके जो कहाँ मिल रहे हैं? डेजर्ट एरियाज में. ठीक है, ड्राई रीजन्स में. तो डेजर्ट एरियाज में आपको आपके एरिड सॉइल्स देखने को मिलते हैं. तो ये आपके जो सॉइल होते हैं काफी ज्यादा सैंडी होते हैं, मिट्टी होती है इनमें, और सलाइन नेचर के होते हैं. सलाइन यानी बहुत ही ज्यादा नमक का कंटेंट इनमें बहुत ज्यादा हाई होता है. देन इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर. तो इतना ज्यादा सलाइन नेचर है इनका
कि इसमें क्या होता है, कॉमन सॉल्ट भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन सॉइल से बाय इवेपोरेटिंग वाटर, ठीक है। तो इनमें वाटर का कंटेंट काफी ज्यादा कम है, वेराज ये काफी ज्यादा सेलाइन है और ये जो सॉल्ट हम इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ओके, एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है एकदम ड्राई रीजन की सॉइल है, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में, नॉर्दर्न गुजरात में, ठीक है, हरियाणा में ये यहाँ आपकी एरिड सॉइल पाई जाती है। और हमें पता है कि ये कितने ड्राई रीजन्स हैं, तभी इन सॉइल में आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, इंपॉर्टेंट फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीजें इस एरिड सॉइल में नहीं है, यानी ये इनफर्टाइल, थोड़ा इनफर्टाइल सॉइल है, राइट, इनफर्टाइल सॉइल है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, तो इनफर्टाइल है और इसमें मॉइस्चर की भी कमी है। मॉइस्चर की क्यों कमी है? ऑफ कोर्स वाटर का कंटेंट बहुत कम है, वाटर है ही नहीं इस सॉइल में। द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि आपका जो अगर आप जैसी एरिड सॉइल के नीचे नीचे जाते जाओगे, वहाँ जो कंकड़ का कंटेंट है, यानी वहाँ जैसे आप नीचे नीचे जा रहे हो एरिड सॉइल के, तो वहाँ कंकड़ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कंकड़, नोड्यूल्स, ये सारे आपकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब हमें पता है, हमने भांगड़ सॉइल में भी देखा था ओल्ड एल्यूवियल में कि उसमें भी कंकड़ की मात्रा ज़्यादा थी, और जहाँ पे भी कंकड़ का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब आपकी वो सॉइल क्या है, थोड़ी इनफर्टाइल है, उसमें हम इतने अच्छे से क्रॉप्स या प्लांटेशन अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो यानी यहाँ ये बताया है, ये वाली बात यहाँ ध्यान देने की है कि आपका ये जो कंकड़ इंक्रीज क्यों हो रहा है नीचे, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कंटेंट। आपका जो एरिड सॉइल में जो कैल्शियम का कंटेंट है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए आपके क्या हो रहा है, कंकड़ भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एज अ मतलब कि कंकड़ क्यों बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कैल्शियम भी बढ़ता जा रहा है जैसे हम नीचे जाते जाते जा रहे हैं एरिड सॉइल में। ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का? ओके, तब हम अपनी चलेंगे अपनी लास्ट सॉइल पे, जो हम सबकी फेवरेट होती है आई गेस, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, यानी ये वाली सॉइल जरूर हमें हिली और माउंटेनियस रीजन्स पर मिलती है। Yes, तो these soils are found in the hilly and mountainous areas. अब ये जो सॉइल है, इसका जो टेक्सचर होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। यानी ये जो, अब हमें पता है कि हमारे सारे माउंटेन्स एक जैसे तो होते नहीं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, राइट। तो हमारी ये जो सॉइल है, इसका टेक्सचर यानी ये कैसी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से माउंटेनियस एरिया में बनी है। ओके, so the soil texture is loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. अब हम यहाँ ये देखेंगे कि do you think these forest soils are fertile or not? Yes, they are. But हम देखेंगे कि कहाँ ये soils fertile है और कहाँ ये soil fertile या infertile है, ठीक है। तो ये वाली बात हम देखते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के मदद से बनाती हूँ। तो लेट्स टेक, दिस इज माय माउंटेन्स, ओके, दीज आर माय माउंटेन्स। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ जो सॉइल होगी माउंटेन के एकदम अपर पार्ट पे, अपर स्लोप पे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर स्लोप। तो यहाँ जो आपकी सॉइल होगी वो थोड़ी, उसका जो कंटेंट होगा वो थोड़ी कोर्स ग्रेन्ड होगी। कोर्स ग्रेन्ड यानी जहाँ पर आपको पत्थर दिखेंगे, ठीक है, थोड़े पत्थर कंकड़ होंगे। और अभी तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्थर कंकड़ जहाँ पे होते हैं वो थोड़ी इनफर्टाइल होती है। तो बेसिकली ये तो हमें समझ आ गया कि जहाँ पर हमारी अपर स्लोप्स पे, जहाँ पर हमारी अपर स्लोप्स पे जो सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल, वहाँ वो इनफर्टाइल है जस्ट बिकॉज कोर्स ग्रेन्स प्रेजेंट है, कंकड़, नोड्यूल्स, पत्थर, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट है। दैट्स वाई अपर स्लोप्स पर आपकी ये जो सॉइल है वो इनफर्टाइल है, ठीक है। और वेयर एज अगर मैं बात करूं वैली रीजन्स पे, लेट्स टेक, अगर ये दो पहाड़ है तो उनके बीच में यहाँ वैली होती है, राइट, ये आपकी वैली होती है। तो यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होगी वो आपकी लोमी एंड सिल्टी होगी, यानी ये वाली सॉइल होगी ना आपकी जो वैली साइड में प्रेजेंट है, वो आपकी एकदम फर्टाइल होगी, ठीक है, वो फर्टाइल है क्योंकि वहाँ कोर्स ग्रेन सच एज पत्थर, कंकड़, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, एकदम लोमी सिल्टी सॉइल प्रेजेंट है और वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा खासा है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। तो आपको समझ आ गया कि आपकी फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल भी हो सकती है
और इनफर्टाइल भी हो सकती हैं। इनफर्टाइल आपकी सॉइल कहाँ है? इन दी अपर स्लोप्स, वेयर एज आपकी जो सॉइल जो आपकी फर्टाइल है वो आपकी कहाँ है? वैली साइड में। तो ये वाली बात समझ आ गई। तो मैं एक और बार आपको लिख के बता देती हूँ। लोमी एंड सिल्टी कहाँ है आपकी सॉइल? सिल्टी वैली साइड में, ठीक है, वैली साइड में। मैंने आपको एग्जाम्पल से मतलब डायग्राम से बता दिया है और आई गेस आपको समझ भी आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही। तो लोमी एंड सिल्टी आपकी कहाँ है? वैली साइड में। सिमिलरली आपकी जो कोर्स ग्रेन पत्थर वाली कहाँ है? अपर स्लोप्स में, ठीक है, अपर स्लोप्स में। तो ये वाली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ग्रेट। In snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. अब हमने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही है। अब आपके जो हिमालय रीजन है वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, राइट। अब वहां पर जो आपकी स्नो होती है, जब आपकी स्नो गिरती है, ऑफ कोर्स एसिड रेन अगर होती है हमारे यहाँ तो वो एसिडिक स्नो भी होती है। तो हिमालयास पे हमारे ये जो सॉइल है वो डेन्यूडेशन फेस करते हैं। डेन्यूडेशन यानी सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल यहाँ पर आपकी खराब हो जाती है, इरोड हो जाती है, इरोड, ठीक है, खराब हो जाती है मतलब। तो यहाँ ऑफ कोर्स एसिडिक स्नो की वजह से आपकी जो सॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करती है? डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन का मतलब होता है सॉइल इरोजन। तो यहाँ आपकी सॉइल अगेन क्या बन जाती है? इनफर्टाइल इन दी वेरी हाई रीजन्स ऑफ द हिमालयस। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों को? ओके तो ये हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। अब हम चलते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने जो अभी जितनी भी सॉइल्स पढ़ी हैं तो इट्स जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप एक बार अपनी बुक से थरो रीडिंग भी करो, बिकॉज वी नो एनसीईआरटी रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, परफेक्ट। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब जब हमने अभी लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ भी देखा कि हमारा जो लैंड है वो कैसे डिप्लीट होता जा रहा है। सिमिलरली अब हम यहाँ सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा जो सॉइल है वो कैसे डिप्लीट होता जा रहा है हम ह्यूमंस की वजह से, एंड व्हाट are the measures that we can take, what are the precautions that we can take, right, to prevent soil erosion. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. तो basically soil erosion होता क्या है? The depleting, right, the depletion of your soil, or we can say जब हम कहते हैं removal of the top layer, है ना, removal of the top layer of the soil is basically known as your सॉइल इरोजन, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, राइट। अब ये जो सॉइल इरोजन होता है दिस इज कॉज्ड बाय टू थिंग्स। फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देन नेचुरल एक्टिविटीज से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। अब आपका ये जो सॉइल इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है वो सेम है जैसे कि हमारी लैंड डिग्रेडेशन वाली जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? आपकी सॉइल को डिप्लीट कर रही हैं। ओके, और हमारे कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं सच एज विंड, ग्लेशियर, वाटर विच लीड टू सॉइल इरोजन। ऑफकोर्स जब नेचुरल फोर्सेज, अगर विंड बहुत तेज हवा चलेगी तो अगेन आपका जो टॉप सॉइल है, जो मोस्ट फर्टाइल है, वो आपका टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगा और आपकी सॉइल इरोड हो जाएगी। सिमिलरली वाटर, अगर बहुत ज़्यादा हम ओवर इरिगेशन करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर क्या होगा? अगेन आपकी सॉइल खराब हो जाएगी। ओके, सो दीज आर सम नेचुरल फोर्सेस। जनरली आपका ये जो सॉइल फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है और सॉइल इरोजन, ये जो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, ये दो जो प्रोसेसेस हैं ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते रहते हैं, यानी सॉइल बनता भी अपने आप रहता है और खराब भी अपने आप होता रहता है। बट ये जो बैलेंस है बनने का, सॉइल फॉर्मेशन होने का और सॉइल इरोजन होने का, ये डिस्टर्ब हो जाता है जब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये जब आ जाती हैं। जब ये चीज़ें डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं तब आपका ये जो बैलेंस है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये वाली आपको बात समझ में आ गई? ओके, और आपका सॉइल इरोजन और भी काफ़ी सारी चीज़ों से होता है सच एज डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। गलत तरीके हमारे फार्मिंग करने के मेथड्स भी आपके सॉइल को इरोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सॉइल इरोजन के टाइप्स, राइट।
such as the running water cuts through the clayey soil and makes deep channels such as gullies. तो ये वाली जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चा, इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ से ना आपको प्रीवियस ईयर 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेंगे. कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ. तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज. तो गली ऐसा नाम से ही समझ आ रहा है ना, गली बन गई है. सिमिलरली आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ क्या दिखाया है आपको कि देखो आपका ये जो आपका पार्ट है, यहाँ क्या है आपका एक सॉइल का ये पार्ट था, बट यहाँ एक गली बन चुकी है. आप बीच में देख सकते हो यहाँ एक पूरी गली बन चुकी है. और ये गली क्यों बनी है? बिकॉज इतनी जोर से आपका ये पानी यहाँ आया है, ये आपका पूरा सॉइल था, हाँ, इतनी जोर से आपका जो वाटर था एकदम गुस्से में, फुल फिरोशियसनेस में आया और उसने एकदम डीप चैनल बना दिया आपके सॉइल में. ठीक है, अब ये जो लैंड है ये पूरे ऐसे गली बन गई है, अंदर लाइक कीचड़ जैसा हो गया है बिल्कुल. तो नाउ दिस लैंड इज अ बैड लैंड, है ना, ये लैंड खराब हो चुका है, बैड हो चुका है, और आप इस पे आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो. सो दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड. ओके, इन चंबल बेसिन, चंबल की घाटियों में, चंबल बेसिन में क्या होता है आपका ये जो लैंड है गलीज वाला, ये जो लैंड हमने बैड लैंड का नाम दिया है जिससे, इसको चंबल में रिवाइंस कहते हैं. इसको बच्चा याद रख लेना प्लीज, ये प्रीवियस ईयर 1 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, सीबीएसई का. तो इन चंबल बेसिन सच लैंड विच इज गलीज, ये जो आपका बैड लैंड है, ये जो गली है, इसको हम चंबल बेसिन्स में क्या कहते हैं? रिवाइंस. ठीक है, रिवाइंस. ओके, तो ये वाली आपको बात समझ में आ गई. सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स, एकदम गली बना देता है, चैनल बना देता है पूरा का पूरा, जो आप फिगर में भी देख सकते हो. तो ये आपकी गलियां बन जाती हैं. ठीक है, गलियां से याद रखो गलीज. ओके, एंड दिस लैंड नाउ बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टिवेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैड लैंड. ओके, इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस. ओके, अब हम चलेंगे सम ऑफ द वेज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोड. ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन के मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको कुछ और भी अपने हिसाब से बताऊंगी. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कंटूर प्लोइंग. अब हम यहाँ देखेंगे कंटूर प्लोइंग करना. अब आप देख सकते हो ये वाली जो फिगर है, आपको ये वाली जो फिगर है, इसमें हमने कॉन्टूर लाइंस बना दिए ऐसे ऐसे करके. यू कैन इमेजिन हमने ऐसे लाइंस बना दिए हैं, ऐसे लाइंस, राइट, ये कॉन्टूर लाइंस बन चुकी हैं यहाँ. तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग ऐसे लाइंस, ये कॉन्टूर लाइंस बना देते हैं. इससे क्या होता है, आपका जो वाटर आएगा, जो बहुत स्पीड में आएगा, उसकी स्पीड डिसलेरेट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, राइट, उसकी फ्लो ऑफ वाटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और ये आपको आपके सॉइल को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, और सॉइल आपका कम इरोड होगा. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने ऐसे हमने यहाँ से कॉन्टूर लाइंस बना दिए, हमने ऐसे ऐसे स्लोप्स बना दिए. ऑफ कोर्स अब जब स्लोप्स में आपका ये चल रहा है, स्लोप्स पे जब आपका पानी आएगा तो वो एकदम बहुत तेज स्पीड में नहीं आएगा, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिसलरेट हो जाएगी. ये वाली बात समझ में आ गई. तो कंटूर प्लोइंग में हम ये करते हैं. ठीक है, तो आप फिगर में भी देख सकते हो, आपको फिगर से भी समझ आएगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब अगर बहुत तेज से स्पीड में वाटर आएगा तो हमारी जो सॉइल इरोड हो जाएगी, राइट. तो ये हमें सॉइल कंजर्वेशन में सबसे पहला मेथड पता चल गया, विच इज कंटूर प्लोइंग. उसके बाद हम आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, विच इज टेरेस कल्टीवेशन. अब टेरेस नाम से समझ आ रहा है, सीढ़ियों की कुछ बात करिए. आप इस फिगर में देखो, ऐसी सीढ़ियां बना दी हैं, है ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां बना दी. अगेन सेम लॉजिक है कंटूर फ्लोइंग के जैसा ही. इसमें आपका क्या होगा, आपका जो पानी है वो एकदम स्लोप के जैसे नहीं आएगा. स्लोप यानी आपका जो पहाड़ है, लेट्स टेक, तो पहाड़ पे ऐसे जब पानी आता है तो बहुत तेज आता है, आपने देखा होगा, राइट. जो पानी की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है. तो स्लोप्स पे, ऑफकोर्स ढलान पे तो हर चीज आप तेज ही जाएगी, राइट, स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है. बट जब हम अगर सीढ़ियां बना देंगे, ऐसे टेरेस फार्मिंग में जैसा होता है, हम ऐसी सीढ़ियां बना देंगे, तो आपका जो पानी की जो स्पीड है, जो वाटर की स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई. अगेन सेम है, कंटूर फ्लोइंग जैसा ही है टेरेस कल्टीवेशन. टेरेस कल्टीवेशन बेसिकली हिली एरियाज, माउंटेनियस रीजन पे आपको देखने को मिलेगी, सच एज वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस. ठीक है, तो ये जो टेरेस कल्टीवेशन है रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस. ओके, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टाइप पे, विच इज स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हमने स्ट्रिप बना दिए, ऐसे ऐसे करके हमने स्ट्रिप बना दिया. ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या होता है, जब आप क्रॉप उगाते हो तो उसमें आप, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, आपने
ये आपकी लेट्स टेक आपकी ये पूरी फील्ड है, यहाँ आपने क्रॉप्स उगा रखे हैं। तो आपने ऐसे स्ट्रिप्स में क्रॉप उगाए और एक स्ट्रिप में यहाँ आपने क्रॉप्स उगा दिया, आपने दूसरी स्ट्रिप में आपने क्या बना दिए, पेड़ लगा दिए, घास लगा दी। ये वाली बात समझ में आ गई? आपने इस वाली पे जो मैंने जिगजैग बनाई है उसमें आपने लगा दी घास। अगेन आपने यहाँ क्या लगा दिया, आपने क्रॉप उगा दिए। उसके बाद अगेन आपने बड़ी बड़ी घास उगा दी, फिर अगेन आपने क्रॉप लगा दिया। इससे क्या होगा, जब इससे बहुत तेज हवा आएगी, विंड आएगी, तो क्या होगा, जो आपकी विंड होगी वो सिर्फ किसको अफेक्ट करेगी, आपकी इन बड़ी बड़ी ग्रासेस को, इन बड़ी बड़ी ट्रीज को। ठीक है, ये आपकी क्रॉप तक नहीं पहुंचेंगी। और हमें पता है कि जो हमारी ट्रीज होती हैं, ग्रास होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सॉइल को एकदम टाइटली होल्ड करके रखती है, राइट। तो अगर आपने अगर टाइटली होल्ड कर रखी है अपनी सॉइल, प्लांट्स ने टाइटली होल्ड कर रखी है सॉइल, तो फिर क्या होगा, सॉइल अचानक से हवा के साथ नहीं उड़ेगी। ठीक है, उसका रिमूवल नहीं होगा। तो ये आपको दो रीजन समझ आ गए कि हम लोग क्यों स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पता है, लेट्स टेक, अगर ये मेरी ट्री है, अगर ये मेरी कोई ट्री है, तो ये इसकी जो रूट्स होती हैं वो आपके जो सॉइल होता है उसको एकदम टाइटली हक करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो इसलिए आपका जो सॉइल का इरोजन होता है वो नहीं हो पाता, सॉइल इरोड नहीं हो पाता। ये वाली समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको तीनों की फिगर दे दिया, विच इज कंटूर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये वाली आपको बात समझ में आ गई। इसके अलावा बुक में एक दो मेथड्स और दिए हैं, सच एज शेल्टर बेल्ट्स, जो हमने लैंड रिसोर्सेज की कंजर्वेशन में भी डिस्कस करे थे। तो वहां हमने क्या देखा था कि हम शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, पूरी एक चेन बना देते हैं ऑफ योर प्लांट्स। एज अ रिजल्ट अगेन क्या होगा, आपकी जो सॉइल होगी वो इरोड नहीं होगी, क्योंकि आपके जो रूट्स हैं उन्होंने आपकी सॉइल को एकदम पकड़ के रखा है कि आओ विंड, हम अपने सॉइल को तुम्हारे साथ नहीं ले जाने देंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? तो अगेन एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स का मतलब यहाँ यही हो जाता है। उसके बाद आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था लैंड रिसोर्सेज के। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर। मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि हाँ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मैंने कहीं भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैंने मिस करा हूँ, बट स्टिल अगर मैंने कुछ मिस करा हूँ आपको समझाने से तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि आप एक बार NCERT ज़रूर पढ़ें, तो आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी। आई नो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, बिकॉज बच्चा दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ योर क्लास 10th, राइट। तो अगर आप अभी से ही सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड में स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट you can gain more knowledge, okay? And if you really loved my work, then please click on the like button because it motivates me every day. It pushes me every day to make videos for you people, to bring such great quality educational content. So with this we have completed. I'll see you soon. Till then you take care, stay safe, keep smiling. Bye bye.